चलो अभी स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 9 का लास्ट टॉपिक डेट इज प्लांट फिजियोलॉजी। इस प्लांट फिजियोलॉजी में हमें डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले तो कुछ वाटर रिलेशंस, उसके बाद लेटरल ट्रांसपोर्ट जिसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन या फिर अपटेक ऑफ वाटर बाय रूट। उसके बाद पढ़ना है असेंट ऑफ सैप। उसके बाद फ्लूइड ट्रांसलोकेशन। और लास्ट में क्या पढ़ना है कार्निवोरस। कार्निवोरस सही है। ये 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं हमें। सबसे स्टार्ट करते हैं वाटर रिलेशन। इसमें फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं सबसे पहले वाटर पोटेंशियल। अच्छा, इसको गौर से समझना और जो चीज़ जहाँ पे समझ में आए उसको वहीं पे पूछना। सही है, एंड का वेट मत करना। ये यू याद है सबको, जिसमें हम ऑस्मोसिस पढ़ते थे पहले, बचपन से इसमें पढ़ते हुए आ रहे हैं ऑस्मोसिस। याद है, ये एक टेस्ट ट्यूब है, राउंडेड कर्व टेस्ट ट्यूब। सबसे पहले वाटर पोटेंशियल की डेफिनेशन यहाँ पे देख लो। वाटर पोटेंशियल इज द पोटेंशियल एनर्जी of free water molecules is called water potential. वाटर पोटेंशियल सही है। अच्छा, ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन अभी थोड़ी देर में तुम लोगों को समझ में आ जाएगी। ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। सही है, फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको बोलते हैं वाटर पोटेंशियल। सही, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी डेफिनेशन। अच्छा, ये हमारे पास एक ट्यूब है। सही है, ट्यूब है। इसको हमने ट्यूब के 2 पार्ट्स को सेपरेट कर दिया एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। सही, हमने किससे सेपरेट कर दिया, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। सही है, लिखना है पहले समझ लो। अब ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाया है हमें, इट ओनली अलाउस वाटर टू मूव थ्रू इट। इट ओनली अलाउस वाटर टू मूव अक्रॉस इट। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये सिर्फ किसको अलाउ करती है, वाटर का अलाउ करती है कि इससे मूव हो पाए वाटर। समझ में आ गई बात। हमने इसमें डाल दिया वाटर, हमने इसमें किसी भी एंड से वाटर डाल दिया। सही है, इन दोनों वाटर का लेवल क्या हो गया, बराबर हो गया। सही है, ये डिस्कस करेंगे हम एंड में कि लेवल बराबर क्यों होता है इसका। सही, हम किसी भी एंड से वाटर डालें, दोनों का लेवल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सही है, अच्छा दोनों का लेवल हो गया बराबर। अब हम यहाँ पे क्या डालेंगे, सॉल्यूट डालते हैं, सॉल्ट डाल लेते हैं। मिसाल के तौर पे 10 ग्राम सॉल्ट डाल दिया हमने यहाँ पे। हमने इस एंड में क्या डाल दिया, 10 ग्राम सॉल्ट डाल दिया। सही है, अब ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है, ये सॉल्ट को आने जाने देगा, नहीं जाने देगा। तो सॉल्ट सिर्फ यहाँ की कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा। सही है, सॉल्ट यहाँ की कंसंट्रेशन को क्या करेगा, बढ़ा देगा। सही है, अच्छा जब यहाँ की सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो हम कहेंगे यहाँ की वाटर पोटेंशियल क्या हो गई है, कम हो गई है, लो वाटर पोटेंशियल हो गई है। सही है, जब यहाँ पे हमने सॉल्ट को डाला तो हम कहते हैं कि यहाँ पे सॉल्यूट पोटेंशियल हाई हो गई, हाई हो गई, और वाटर पोटेंशियल क्या हो गई, लो, वाटर पोटेंशियल लो हो गई। सही है, और इसकी निस्बत अगर कंपेयर करें इसको, तो यहाँ पे सॉल्यूट पोटेंशियल इसकी निस्बत क्या है, कम है, और वाटर पोटेंशियल इसकी निस्बत ज्यादा है। अब मैं तुम लोगों से क्वेश्चन करता हूं
कि मुझे ये बात बताओ कि सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्यूट मैंने डाला तो वाटर तो यहाँ पे भी और यहाँ पे दोनों जगह वाटर बराबर था, सही है। मैंने जब यहाँ पे सॉल्यूट डाला तो ये वाटर को तो चेंज नहीं किया, वाटर तो अलग से वाटर तो नहीं आ गया ना यहाँ पे, तो वाटर पोटेंशियल इसकी कम कैसे हो गई? यहाँ पे तो वाटर पोटेंशियल की डेफिनेशन ये कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। तो जब मैंने यहाँ पे सॉल्यूट डाला तो यहाँ पे वाटर कम हो गया क्या? वाटर के जो आइंस थे वो कम, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स कम तो नहीं है, तो इसका पोटेंशियल कम कैसे हुआ? फ्री मॉलिक्यूल्स कम हो गए, बिल्कुल सही कहा। मैं समझाता हूँ तुम लोगों को इस तरह, देखो यहाँ पे मिसाल के तौर पे थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 वाटर मॉलिक्यूल थे, यहाँ पे भी 10 वाटर मॉलिक्यूल थे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही 10 वाटर मॉलिक्यूल थे, दोनों जगह 10 वाटर मॉलिक्यूल थे, सही है। समझने के लिए थोड़ी देर देख लेते हैं कि मैंने यहाँ पे एक सोडियम डाल दिया, अच्छा यहाँ पे भी 10 फ्री वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी 10 फ्री वाटर मॉलिक्यूल है, दोनों का वाटर पोटेंशियल सेम है। मैंने यहाँ पे डाल दिया NaCl, एक मॉलिक्यूल मिसाल के तौर पर मैंने NaCl का डाल दिया, NaCl को जैसे ही मैं वाटर में डालूंगा ये डिसोसिएट हो जाएगा इंटू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब ये जो तुम्हें रेड कलर से वाटर मॉलिक्यूल नजर आ रहा है ये वाटर मॉलिक्यूल H2O है, ये H2O टूटेगा और टूट के H पॉजिटिव आयन बनाएगा और OH नेगेटिव आयन बनाएगा, सही है। और सिर्फ एक मॉलिक्यूल नहीं टूटेगा बल्कि इतने मॉलिक्यूल्स टूटेंगे H पॉजिटिव आयन के कि वो इसको सराउंड कर लें, सॉरी OH नेगेटिव आयन के सोडियम को क्या कर लें? सराउंड कर लें, और OH ये H पॉजिटिव आयन क्लोराइड को क्या कर लेगा? सराउंड कर लेगा। तो सराउंड करने के लिए इसको H2O क्या सराउंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। H2O क्या होना पड़ेगा? ब्रेक होना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा, जिसकी वजह से जब सॉल्ट हम इसमें डालेंगे तो H2O फ्री वाटर मॉलिक्यूल कम होगा, क्यों? H2O H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन में टूट के क्या परफॉर्म कर लेगा? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हाइड्रेशन, पढ़ा है ना, हाइड्रेशन कहते हैं। तो जब हम कभी भी वाटर में, जब हम कभी भी किसी वाटर में क्या डालते हैं? सॉल्ट। जब हम कभी भी किसी वाटर में सॉल्ट डालते हैं तो वो सॉल्ट डिसोसिएट होते हैं और उसमें हाइड्रेशन का प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से फ्री वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होके आयोनाइज होके H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन बनाते हैं। यहाँ पे कोई फ्री वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ? नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पे मिसाल के तौर पे 1 2 3 4 5 6 वाटर मॉलिक्यूल तो ब्रेक हो गए, सही, और ब्रेक हो गए हाइड्रेशन का प्रोसेस कर लिए, सही है। तो जब हमने सॉल्ट डाला तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो गए और फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कम हो गए, और हमने यहाँ पे डेफिनेशन में देखा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल, सही है। तो यहाँ पे फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कम हो गए तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो गई, और यहाँ पे फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स उतने ही है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम नहीं हुई। आ गई बात समझ में? तो इसलिए हम ये कहते हैं कि यहाँ पे वाटर पोटेंशियल कम हो गया और यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा, अभी तक उतना ही, इसकी निस्बत तो ज्यादा हो गया ना वाटर पोटेंशियल, सही है। अच्छा, जब कहीं सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ता है और वाटर पोटेंशियल एक जगह सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ता है, दूसरी जगह सॉल्यूट पोटेंशियल कम होता है, तो हम दोनों को कंपैरिजन में दोनों के नाम दे देते हैं एक एक, सही है। सॉल्यूशन का अलग अलग नाम होता है, बिल्कुल। जिस सॉल्यूशन का सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा है उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक। देखो टॉनिक का मतलब होता है सॉल्यूशन, सही है। सॉल्यूशन कौन बनाता है? सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में कन्वर्ट कौन करता है? सॉल्यूट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सॉल्यूट को डाला तो सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ी। अब जितना ज्यादा सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ेगी उतनी हाइपरटोनिसिटी बढ़ेगी। यहाँ हाइपर से मतलब ज्यादा है, ज्यादा सॉल्यूट की बात हो रही है, सही। तो जितना सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा होगा उतना हाइपरटोनिसिटी ज्यादा होगी, सही है। और यहाँ पे सॉल्यूट पोटेंशियल कम है, इसका मतलब ये वाला सॉल्यूशन क्या होगा? हाइपरटोनिक। इस हाइपरटोनिक को एक बार हम अलग से भी देख लेंगे, सही है। अच्छा, यहाँ पे ये बात हमें समझ में आ गई। अब हम सॉल्यूट पोटेंशियल की भी यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर देखेंगे वहां पे क्या होगा, सही है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल की भी डेफिनेशन। सॉल्यूट पोटेंशियल हम कहते हैं द एबिलिटी ऑफ a solution to attract water molecule। सॉल्यूट पोटेंशियल किसको कहते हैं? किसी भी सॉल्यूशन की एबिलिटी वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करने की क्या कहलाती है? सॉल्यूट पोटेंशियल। अच्छा, अगर वो वाटर मॉलिक्यूल को कोई सॉल्यूशन अट्रैक्ट करेगा तो वाटर मूव करेगा, सही है। वाटर मूव करेगा और वाटर मूव करेगा तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं ना, ऑस्मोसिस। तो द एबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन टू अट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड सॉल्यूट पोटेंशियल। यानी सॉल्यूट पोटेंशियल वो सलाहियत है किसी सॉल्यूशन की जिसके जरिए वाटर को अट्रैक्ट कर सकता है, और जब अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? ऑस्मोसिस होगी, सही है। तो इसलिए सॉल्यूट पोटेंशियल इज आल्सो नोन एज
ऑस्मोटिक पोटेंशियल, क्योंकि सॉल्यूट पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा ऑस्मोसिस उतनी ज्यादा होगी, तो इसीलिए सॉल्यूट पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहते हैं। सही है, अब वापस आ जाते हैं यहाँ पे। अब देखो हमने ऑस्मोसिस की एक डेफिनेशन पढ़ी थी, ऑस्मोसिस की हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स मूव्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। चलो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, सही है। तो वाटर मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब इस डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हाई वाटर पोटेंशियल रीजन टू इट्स लो वाटर पोटेंशियल रीजन। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं और यहाँ पे फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कम है। यहाँ पे फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कम है। आई बात समझ में, सही है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा है और यहाँ पे वाटर पोटेंशियल कम है। तो कंसंट्रेशन से देखो तब भी देख लो, फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है और फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन यहाँ पे कम है। तो जब हम वाटर की कंसंट्रेशन की बात कर रहे होते हैं, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो दरअसल हम फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन की बात कर रहे होते हैं। आई बात समझ में। तो अब क्या होगा, अब वाटर मूव करेगा फ्रॉम इट्स हाई वाटर पोटेंशियल रीजन टू इट्स लो वाटर पोटेंशियल रीजन, या फिर लो सॉल्यूट पोटेंशियल टू हाई सॉल्यूट पोटेंशियल, सही, या फिर हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। वाटर क्या करेगा, मूव करेगा। इन तीनों डायरेक्शन को याद रखना है एमसीक्यूज के लिए। वाटर लो सॉल्यूट पोटेंशियल से हाई सॉल्यूट पोटेंशियल तक ट्रेवल करता है, या फिर हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ ट्रेवल करता है, या फिर हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक तक ट्रेवल करता है। अच्छा, कब तक ट्रेवल करता है, जब तक फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे और यहाँ पे बराबर ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए, सही है। जब तक इक्विलिब्रियम अचीव ना हो जाए। इक्विलिब्रियम कब अचीव होती है, जब फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे और यहाँ पे बराबर हो जाए, यानी वाटर पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए, और दोनों सॉल्यूशन कैसे हो जाए, आइसोटोनिक हो जाए। कैसे हो जाए, आइसोटोनिक। तो ऑस्मोसिस यहाँ पे उस वक्त तक होती रहेगी जब तक दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक ना हो जाए। और सॉलिड पोटेंशियल बराबर हो जाएगा दोनों का जब इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, तो सॉलिड पोटेंशियल बराबर होगा, बिल्कुल होगा। पता है क्यों होगा, क्योंकि सॉलिड पोटेंशियल की डेफिनेशन देखो। सॉलिड पोटेंशियल कैसे पता चलेगा हमें, क्या है इसकी डेफिनेशन देख के। सॉलिड पोटेंशियल इज द एबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन टू अट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल। सॉलिड पोटेंशियल क्या है, किसी भी सॉल्यूशन की एबिलिटी जिसके जरिए वो वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करे, अट्रैक्ट करे। तो अब देखो यहाँ पे सॉल्यूट आया, यहाँ पे सॉलिड पोटेंशियल बढ़ गई, यानी सॉल्यूशन की एबिलिटी बढ़ गई, सलाहियत बढ़ गई वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करने की। तो इसने वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर लिया। अब वाटर मॉलिक्यूल कब तक अट्रैक्ट करेगा, जब तक इसकी सलाहियत खत्म ना हो जाए। जब इसकी सलाहियत खत्म हो जाएगी अट्रैक्ट करने की वाटर मॉलिक्यूल को, तो क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल रुक जाएगा, खत्म नहीं होगी। दरअसल इसकी सॉलिड पोटेंशियल इसकी सॉलिड पोटेंशियल बराबर हो जाएगी। तो जब ये लेवल ऊपर आ जाएगा, मतलब वाटर मूव करके यहाँ तक पहुंच जाएगा और इसका वाटर मूव करके यहाँ तक आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, सही है। अब ये कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। अब क्या होगा, अब जितनी रफ्तार से ये सॉल्यूट ये इस तरफ वाटर को खींचा जा रहा है, उतनी रफ्तार से इस तरफ भी, उतनी फोर्स से इस राइट साइड पे ही वाटर को अट्रैक्ट किया जा रहा है। दोनों की सॉल्यूट पोटेंशियल क्या हो गई, इक्वल हो गई। दोनों की मतलब दोनों की सॉलिड पोटेंशियल इक्वल होने से क्या मुराद है, दोनों की सॉलिड पोटेंशियल इक्वल होने से मुराद है कि उस सॉल्यूशन की एबिलिटी खत्म हो गई वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करने की। क्या इक्विलिब्रियम में आने के बाद ये फर्दर अट्रैक्ट कर सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल नहीं कर सकते। इसका मतलब इसकी एबिलिटी खत्म हो गई अट्रैक्ट करने की। जब इसकी एबिलिटी खत्म हो गई मतलब सॉलिड पोटेंशियल क्या हो गया, बराबर हो गया, सही है। आगे बात समझ में, खत्म नहीं हुई एबिलिटी, जितनी एबिलिटी से ये अट्रैक्ट करे उतनी एबिलिटी से ये भी अट्रैक्ट करे, दोनों की सॉलिड पोटेंशियल क्या हो गई, बराबर हो गई। एक अलग से यू बना के ये देखो, ये देखो यहां पे 10 ग्राम सॉल्ट डाला मैंने और यहां पे 20 ग्राम सॉल्ट डाला, सही है। क्योंकि यहाँ पे 20 ग्राम सॉल्ट डाला तो इसकी निस्बत ये क्या हो गया, ये वाला सॉल्यूशन हाइपरटोनिक हो गया और ये वाला सॉल्यूशन क्या हो गया, हाइपरटोनिक हो गया। और इसकी सॉल्यूट पोटेंशियल क्या हो गई, सॉल्यूट पोटेंशियल
हाई हो गई और इसकी सॉल्यूट पोटेंशियल लो हो गई, इसकी सॉल्यूट पोटेंशियल लो हो गई। और यहाँ की वाटर पोटेंशियल क्या हो गई, लो हो गई सॉल्यूट के आने से। वाटर पोटेंशियल लो की हो गई, पता है हमें हाइड्रेशन के प्रोसेस की वजह से, और इसकी वाटर पोटेंशियल क्या हो गई, हाई हो गई। सही है, ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब देखो अब होगा क्या, अब होगा ये कि यहाँ की सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ी है, यहाँ की सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ी है तो मतलब इस सॉल्यूशन की एबिलिटी बढ़ गई वाटर को अट्रैक्ट करने की, तो ये वाटर को अट्रैक्ट करेगा और वाटर यहाँ पे आएगा, वाटर लेवल बढ़ के यहाँ पहुँच जाएगा और इसका कम होके हो गई। बात समझ में आ गई है। अब देखो कब तक आता रहेगा वाटर मॉलिक्यूल, उस वक्त तक जब तक इक्विलिब्रियम अचीव ना हो जाए। जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तो इसका क्या मतलब है, इक्विलिब्रियम अचीव होने का कि यहाँ पे देखो पहले वाटर लेवल दोनों का बराबर था तो इसकी एबिलिटी ज़्यादा थी अट्रैक्ट करने की, बट जब इसमें यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा आ गया, वाटर मॉलिक्यूल के ज़्यादा आने से हुआ ये कि इसकी एबिलिटी खत्म हो गई वाटर को अट्रैक्ट करने की। और वाटर को अट्रैक्ट करने की जब इसकी एबिलिटी खत्म हो गई तो सॉल्यूट पोटेंशियल से, सॉल्यूट को मत समझो, मतलब सॉल्यूट पोटेंशियल, ये सॉल्यूट डालने से सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ रहा है, मगर सॉल्यूट पोटेंशियल इज नॉट सॉल्यूट। सॉल्यूट पोटेंशियल इज द एबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन टू अट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल, ये डेफिनेशन है सॉल्यूट पोटेंशियल की। तो सॉल्यूट पोटेंशियल, अब देखो अब जब इक्विलिब्रियम में यहाँ पे आके रुक गया और यहाँ पे आके रुक गया, रुकने की वजह ये कि जितनी फोर्स से ये वाटर को अटैक कर रहे उतनी फोर्स से ये भी वाटर को अटैक करने लगा। सही है, दोनों एक ही फोर्स से वाटर को अट्रैक्ट करने लगे। जब दोनों एक ही फोर्स से वाटर को अटैक कर रहे हैं तो क्या हो गया, क्या हुआ, इक्विलिब्रियम अचीव हो गई और नेट मूवमेंट जीरो हो गई, क्योंकि जितना वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं उतनी वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं। लेवल नहीं, लेवल यहीं पे रहेगा जब तक यहाँ पे ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हमने कर दिया था, यहाँ पे सॉल्ट ज़्यादा डाल दिया था, तो इस सॉल्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, सही है, इस सॉल्ट के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स मूव किए। सही है, क्योंकि यहाँ फ्री वाटर मॉलिक्यूल कम हो गए थे तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल के यहाँ आ गए। अब यहाँ पे इसका लेवल इसलिए ऊपर चला गया क्योंकि यहाँ पे कंबाइंड वाटर मॉलिक्यूल्स भी हैं, तो लेवल ओवरऑल तो ज़्यादा है, मगर ज़्यादा से इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पास फ्री वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है, नहीं, इसके पास ये जो बढ़ा हुआ लेवल है ना, फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स दोनों में बराबर है, मगर ये वो वाटर मॉलिक्यूल्स है सॉल्ट के साथ कंबाइंड है। सही, ये फ्री नहीं है, समझ आई बात। अच्छा अब देखो इक्विलिब्रियम में क्या हुआ, इक्विलिब्रियम में ये इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। सॉल्यूट पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई एस से, किससे, और वाटर पोटेंशियल को फाई डब्ल्यू से। तो सॉल्यूट पोटेंशियल ऑफ ए विल बिकम इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल ऑफ बी, water potential of A will become equal to water potential of B and both the solution become isotonic। अच्छा देखो अच्छा दो टर्म समझो, दो सॉल्यूशन हम बना लेते हैं, ये सॉल्यूशन A और ये सॉल्यूशन B है। सही है, इस सॉल्यूशन A में 100 ml वाटर है और इस सॉल्यूशन बी में भी 100 ml वाटर है। सही है, इस सॉल्यूशन ए में मैंने डाला 10 ग्राम NaCl, 10 ग्राम NaCl, और इस सॉल्यूशन बी में मैंने डाला 50 ग्राम NaCl। तो अब बताओ क्या होगा, इसकी सॉल्यूट पोटेंशियल इसकी निस्बत कम हो जाएगी, इसकी सॉल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगी। सही है, वाटर पोटेंशियल इसकी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। सही है, और ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसकी सॉल्यूट पोटेंशियल इसकी निस्बत अगर कंपेयर करें हम तो सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होगी, कम होगी, और इसकी सॉल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा होगी। सही है, इसकी निस्बत कंपेयर करें। और मैंने बताया था जो हाइपरटोनिसिटी होती है वो डिपेंड करती है सॉल्यूट पोटेंशियल पे। यहाँ की सॉल्यूट पोटेंशियल कम है तो ये सॉल्यूशन कैसा होगा, हाइपोटोनिक, और यहाँ की सॉल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा है तो ये कैसा होगा, हाइपरटोनिक। अच्छा एक चीज़ याद रखना, ये जो हाइपोटोनिक है एब्सोल्यूट टर्मिनोलॉजीज नहीं है, मतलब किसी अगर सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा सॉल्ट होगा हम ये नहीं कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है जब तक उसको किसी और से कंपेयर ना कर ले हम। सही है, जैसे अगर ये इसको क्या बोल रहे हैं हम, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, दिस इज़ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, मगर ये उस वक्त हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है जब हम इसको इस सॉल्यूशन से कंपेयर कर रहे हैं। इट इज़ नॉट ए एब्सोल्यूट हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिसिटी एब्सोल्यूट टर्म नहीं है बल्कि रिलेटिव टर्म्स हैं। सही है, मतलब हम हमेशा रिलेशन में देख सकते हैं इनको। जैसे ये इसको मैं कह रहा हूँ ये हाइपरटोनिक है, यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन सी भी बना दिया है, एक सॉल्यूशन
सी बना दिया। सही, इसको अलग कर दो, इसको छोड़ दो, सॉल्यूशन बी और सी को कंपेयर करते हैं। इसमें भी 100 ml वाटर है, मगर इसमें मैंने डाल दिया 100 ग्राम सॉल्ट, 100 ग्राम NaCl। अब इन दोनों को कंपेयर करें तो हाइपरटोनिक कौन सा है? तो ये क्या हो गया? अभी तो हम कह रहे थे हाइपरटोनिक है, अब कह रहे हैं हाइपरटोनिक है। तो इसका मतलब ये है कि हाइपरटोनिसिटी या हाइपोटोनिसिटी इज नॉट एब्सोल्यूट टर्मिनोलॉजीज। ये दोनों एब्सोल्यूट टर्मिनोलॉजीज नहीं है बल्कि रिलेटिव टर्मिनोलॉजीज हैं। ये बात बतानी थी मुझे। आ गई बात समझ में? तो इनको हमेशा कंपेयर करते हैं। अगर हम दोनों में सॉल्ट बराबर डालें, दोनों में सॉल्यूट बराबर डालें, तो दोनों सॉल्यूशन कैसे हो जाएंगे? आइसोटोनिक हो जाएंगे। दोनों का सॉल्यूट पोटेंशियल सेम हो जाएगा और दोनों आइसोटोनिक हो जाएंगे। दोनों सॉल्यूशन कैसे हो जाएंगे? आइसोटोनिक। किसको? किससे? सॉल्यूट पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल हमें समझ में आ गया, वाटर पोटेंशियल भी क्लियर हो गया। अब एक और टर्म है जिसका नाम है ऑस्मोटिक पोटेंशियल, नहीं बल्कि ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या चीज़ है? अच्छा, ये ऑस्मोटिक प्रेशर समझने के लिए उसी ट्यूब को बना लेते हैं। सही, वही ट्यूब बना लिया हमने। सही है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या लगा लेते हैं? वही सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन जो वाटर को अलाउ करता था मगर किसी सॉल्यूट को अलाउ नहीं करता था। सही है। अब हमने यहाँ पे क्या डाल दिया? इस सॉल्यूशन में क्या डाल दिया? सॉल्यूशन ए में सॉल्ट डाल दिया। सही है। क्या डाल दिया? सॉल्ट। मिसाल के तौर पे 10 ग्राम, वही 10 ग्राम ले लेते हैं, 10 ग्राम NaCl डाल दिया। सही, 10 ग्राम NaCl डालने से यहाँ का सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ जाएगा। ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ जाएगा। वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? हाइपरटोनिक हो जाएगा। और यहाँ का सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूट पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा। ऑस्मोटिक पोटेंशियल कम हो जाएगा। सही है। और सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? हाइपोटोनिक हो जाएगा। सही है। चीता हो गया बिल्कुल तुम लोग। सही है। तो ये एक लिख लेते हैं, सिर्फ ये हाइपोटोनिक हो जाता है और ये हाइपरटोनिक हो जाएगा। अब कहाँ से कहाँ मूव करेगा सॉल्यूशन? वाटर हाइपर से हाइपर की तरफ मूव करेगा, जिसकी वजह से यहाँ का वाटर लेवल राइज हो जाएगा और यहाँ का वाटर लेवल लो हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। सही है। ये यहाँ पे आके इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगी। सही है। अगर हम सॉल्ट थोड़ा सा और ज़्यादा डालते हैं तो इक्विलिब्रियम थोड़ा सा और ऊपर आके अचीव होती है। सॉल्ट और ज़्यादा डालते हैं तो इसकी सॉल्यूट पोटेंशियल और ज़्यादा बढ़ती है, इक्विलिब्रियम और ज़्यादा ऊपर आके अचीव होता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात? सही है। तो अब समझो बात को। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या चीज़ है? ऑस्मोटिक प्रेशर इज एक्सटर्नल प्रेशर। देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर हम किसको कह रहे हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर किसी भी चीज़ की मालूम करने के लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट करना होगा। उस एक्सपेरिमेंट में हमें करना ये होगा कि हमें यहाँ पे एक पिस्टन लगाना होगा, एक पिस्टन लगाना होगा। सही है। और ये पूरा समझ लो क्लोज है, दोनों जगह से, हर जगह से क्लोज है। सही है। अब हम यहाँ पे पिस्टन से प्रेशर जब लगाएंगे यहाँ पे इस तरह, तो ये वाटर का सॉल्यूशन कहाँ मूव करेगा? नीचे मूव करेगा। करेगा या नहीं करेगा? पिस्टन से जब प्रेशर लगाएंगे वाटर का सॉल्यूशन कहाँ मूव करेगा? नीचे मूव करेगा और वाटर लेवल बराबर हो जाएगा। समझ आ रही है बात? तो ये जो ऑस्मोसिस हुई है, अब देखो, अब मिसाल के तौर पे दोबारा से हम ले लेते हैं अपना बराबर वाटर लेवल। ये अब मैंने यहाँ पे 10 ग्राम सॉल्ट डाला, मैंने यहाँ पे क्या डाला? 10 ग्राम सॉल्ट। अब वाटर यहाँ पे आने की कोशिश करेगा। अगर मुझे यहाँ पे आने से रोकना है वाटर को, तो मुझे यहाँ पे एक प्रेशर लगाना होगा, एक्सटर्नल प्रेशर, इस वाटर को यहाँ पे आने से रोकने से। सही है। रोकने के लिए तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक एक्सटर्नल प्रेशर। क्या लगाऊंगा? एक्सटर्नल प्रेशर। सही है। इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, इस ऑस्मोसिस को क्या करने के लिए? रोकने के लिए। तो जितना एक्सटर्नल प्रेशर मैं लगाऊंगा यहाँ पे ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, वो क्या होगा? इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर। इस सॉल्यूशन का वो क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। डेफिनेशन लिख लेता हूँ, फिर एक बार फिर देखेंगे कि क्या चीज़ है ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द एक्सटर्नल pressure applied on a solution to stop osmosis is called osmotic pressure. अब इसकी क्या सिग्निफिकेंस है इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले रिपीट कर लेते हैं, पहले सुन लो।
देखो एक्सटर्नल ये जो इस यहाँ पे मैंने 10 ग्राम सॉल्ट डाला, NaCl डाला, तो अब क्या होगी, यहाँ पे ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगी। सही है, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए वाटर यहाँ पे ना आए, मुझे यहाँ से क्या लगाना पड़ेगा, प्रेशर अप्लाई करना होगा। सही है, या फिर अगर यहाँ का प्रेशर समझ में नहीं आ रहा है तो समझ लो कि मैंने यहाँ पे पिस्टन लगा दिया। अब मुझे यहाँ से ऊपर से क्या लगाना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा, ऊपर से इस वाटर पे प्रेशर लगाना पड़ेगा ताकि वाटर ऊपर मूव ना करे। सही है, वाटर ऊपर मूव ना करे। तो जितना प्रेशर मुझे लगाना पड़ेगा, जितना एक्सटर्नल प्रेशर मुझे लगाना पड़ेगा ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, उस प्रेशर को मैं क्या कहूँगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम क्यों पढ़ रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, क्या सिग्निफिकेंस है ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने की, बताता हूँ। देखो यहाँ पे अगर हमने 10 ग्राम सॉल्ट डाला तो थोड़ा सा प्रेशर लगा के भी इस सॉल्यूशन को रोका जा सकता है। सही है, थोड़ा सा, क्योंकि इसकी सॉल्यूट पोटेंशियल थोड़ी सी बढ़ेगी, ऑस्मोटिक पोटेंशियल थोड़ी सी बढ़ेगी, और ये थोड़ी सी प्रेशर से, थोड़ी सी पोटेंशियल से वाटर को अट्रैक्ट करेगा। मगर अगर मैंने यहाँ पे 50 ग्राम सॉल्ट डाल दिया तो इसकी सॉल्यूट पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ये बहुत ज़्यादा पोटेंशियल से वाटर को अट्रैक्ट करेगा। तो अब मुझे ऑस्मोसिस को रोकनी है तो मुझे प्रेशर को भी क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। सही है, प्रेशर को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। सही है, मिसाल के तौर पे मैंने 100 ग्राम NaCl डाल दिया, अब ये और ज़्यादा अब इसकी ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या हो गई, इस सॉल्यूशन की और ज़्यादा बढ़ गई ऑस्मोटिक पोटेंशियल। जब इसकी ऑस्मोटिक पोटेंशियल और ज़्यादा बढ़ गई तो अब ये और ज़्यादा पोटेंशियल से वाटर को अट्रैक्ट करेगा, और अब मुझे ऑस्मोसिस को रोकना है तो मुझे और ज़्यादा प्रेशर लगा, डबल करना होगा प्रेशर को, बिल्कुल प्रेशर को क्या करना होगा, डबल करना होगा। तो इस ऑस्मोटिक प्रेशर से हम किसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। समझ आई बात, मतलब कि इस सॉल्यूशन का कितना ऑस्मोटिक पोटेंशियल ज़्यादा है, हम उस सॉल्यूशन के ऊपर से प्रेशर लगाएंगे। सही है, और उस प्रेशर की मेजरमेंट से हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं। समझ आई बात, मतलब ये जितना ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, इसका मतलब उतना ज़्यादा उसकी ऑस्मोटिक पोटेंशियल ज़्यादा है। और थोड़ा सा प्रेशर लगाने से अगर ऑस्मोसिस रुक जा रही है, इसका मतलब ऑस्मोटिक पोटेंशियल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बात समझ में आई। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल। या ऑस्मोटिक पोटेंशियल का दूसरा नाम क्या है, सॉल्यूट पोटेंशियल। सही है, दोबारा से देखो सॉल्यूट पोटेंशियल जितनी ज़्यादा होगी, देखो इधर, सॉल्यूट पोटेंशियल जितनी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा हम सॉल्यूट डालेंगे सॉल्यूट पोटेंशियल उतनी ज़्यादा होगी। एंड व्हाट वाज सॉल्यूट पोटेंशियल, एबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन टू अट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल, यानी इसकी एबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी वाटर को अट्रैक्ट करने की, जितनी सॉल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा होगी। समझ आ रही है बात। अब जितनी ज़्यादा एबिलिटी इसकी बढ़ेगी वाटर को अट्रैक्ट करने के लिए, मतलब उतनी ज़्यादा ऑस्मोसिस होने की एबिलिटी बढ़ेगी, और उतने ज़्यादा प्रेशर लगा के उस ऑस्मोसिस को रोकना होगा। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जितना ज़्यादा ऑस्मोटिक पोटेंशियल होगा या सॉल्यूट पोटेंशियल होगा, उतना ज़्यादा हमें ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ेगा, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना होगा तो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए। चलो अब देखते हैं अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय रूट। अच्छा, सबसे पहले एक टर्म समझ लेते हैं कि वाटर और मिनरल्स। जब मिनरल्स वाटर में डिज़ोल्व हो जाए तो ऐसे वाटर जिसमें डिज़ोल्व मिनरल्स मौजूद हो, उनको उस वाटर को क्या कहते हैं, सैप। क्या कहते हैं, सैप। क्या है, वाटर विथ डिज़ोल्व मिनरल्स। सही, हाँ सही कह रही हो, मिनरल वाटर होता है ये। सही है, मिनरल वाटर। सही, सैप को क्या कह सकते हैं हम, मिनरल वाटर। देखो प्लांट भी मिनरल वाटर इनटेक करता है। तुम लोग ये से एडिट करके निकालना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा चलो, अब अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय रूट। देखो ये प्लांट है, ये एक प्लांट है। सही है, इसके अंदर क्या मौजूद होंगे, रूट्स मौजूद होंगे ना, रूट्स मौजूद जो वाटर मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहे हैं। सही है। अच्छा, इस रूट के अंदर एक कंडक्टिंग वेसल होगा जो वाटर को ऊपर तक लेके जाएगा। इस वेसल को क्या बोलते हैं, जाइलम। सही है। और एट द एंड ये रूट्स
दिस रूट्स सॉरी दिस स्टेम गिव राइज टू लीव्स, सही है। और एट द एंड क्या होगा, एट द एंड ये जाइलम इन लीव्स तक भी चले जाएगा, सही है। और लीव्स का वो पार्ट जहाँ पे जाइलम और फ्लूइम यानी कि कंडक्टिंग वेसल्स होते हैं उस पार्ट को क्या बोलते हैं, लीफ के उस पार्ट को। ये जैसे लीफ अगर मैं एक बना रहा हूँ, इस लीफ का जो मिड पार्ट है जिसमें जाइलम और फ्लूइम मौजूद होते हैं, इसको बोलते हैं वेन ऑफ द लीफ, या फिर इसको बोलते हैं मिड वेब। क्या कहते हैं, मिड वेब, यस मिड वेब, सही है। वेसल्स एंड ट्रैकीड्स, वेसल्स और ट्रैकीड्स जो हैं वो सेल्स हैं उनके जाइलम के। जाइलम जो होता है वो बना हुआ होता है वेसल्स और ट्रैकीड्स से, सही है। तो जाइलम और फ्लूइम बना हुआ होता है सीव ट्यूब से, सही याद है, सीव ट्यूब से। और जाइलम बना होता है वेसल्स और ट्रैकीड्स से। ये दोनों जाइलम और फ्लूइम मिलकर बनाते हैं कंडक्टिंग वेसल। और ये जो ऊपर जा रहे हैं इसमें कंडक्टिंग वेसल्स मौजूद हैं। क्या मौजूद हैं, कंडक्टिंग वेसल। जाइलम मौजूद है, फ्लूइम। मगर अब हमें सिर्फ अपटेक ऑफ मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स बाय रूट की डिस्कशन करनी है, इसलिए हम कह रहे हैं कि सिर्फ जाइलम है। वैसे इसके अंदर फ्लूइम भी मौजूद है इस कंडक्टिंग वेसल के अंदर, सही है। अब देखो, अब ये इस जाइलम का काम क्या है, जाइलम का काम है वाटर को लीव्स तक पहुंचाना, वाटर और मिनरल्स को, सही है। कहाँ तक पहुंचाना, लीव्स तक पहुंचाना। मगर इस जाइलम कब पहुंचाएगा वाटर और मिनरल्स को, रूट में, जब जाइलम के पास खुद वाटर रहेगा, सही है। और अगर हम देखें इस रूट को, तो इस रूट में कुछ सेल्स हैं, इस रूट में कुछ सेल्स हैं। जाइलम कहाँ आपका मौजूद है, सेंटर में मौजूद है। और ये सराउंडेड किससे, कुछ सेल्स से सराउंडेड है। तो वाटर और मिनरल्स को सेल्स को क्रॉस करके जाइलम तक आना होगा, सही है। तो इसी प्रोसेस को, जिसमें वाटर और मिनरल्स इन सेल्स को क्रॉस करके इस सेंटर में पहुंचते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, वाटर एंड मिनरल अपटेक बाय रूट्स, सही है। जैसे ये एक रूट को मैंने बड़ा करके बना लिया, सही है। इस रूट में सेंटर में क्या मौजूद है, कंडक्टिंग वेसल्स, या फिर कह सकते हैं अभी जाइलम पढ़ रहे हैं तो जाइलम सेंटर में मौजूद है, सही है। और सराउंडिंग में क्या है, कुछ सेल्स हैं, सही है। तो जाइलम में उस वक्त वाटर आएगा जब वाटर इन सेल्स को क्रॉस करके जाइलम तक पहुंचेगा, सही है। तो वाटर का इन सेल्स को क्रॉस करके जाइलम के अंदर आना, मतलब वाटर का सॉइल से कहाँ पे आना, जाइलम में आना, क्या कहलाता है, अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय रूट, सही है। तो क्या मतलब अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय रूट का, अपटेक ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल टू xylem of roots is called uptake of water by, समझ आ गई बात। अच्छा, इसी को हम कहते हैं लेटरल ट्रांसपोर्ट। इसको हम क्या कहते हैं, लेटरल ट्रांसपोर्ट, सही है। लेटरल और मीडियल का तुम लोगों को पता है, जो मिड लाइन के करीब है उसको मीडियल कहते हैं, और जो साइड में है उसको क्या कहते हैं, लेटरल। क्योंकि यहाँ पे साइटों से वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, सही है, इसलिए इसको बोलते हैं लेटरल ट्रांसपोर्ट। और यहाँ पे सेंटर से कंडक्टिंग वेसल सेंटर से वाटर को लेके जा रही है, इसलिए ये क्या है, मीडियल ट्रांसपोर्ट। समझ आ गई बात, ये डिफरेंस है। अब इसका कट सेक्शन बना लेते हैं। ट्रांसफर सेक्शन के बारे में तुम लोगों को पता है कि ये रूट है, इस रूट को मैं इस तरह कट करके इस तरह तुम लोगों को दिखाऊंगा। आगे बात समझ में, ये ट्रांसफर सेक्शन क्रॉस सेक्शन एक ही होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है अगर इसको ऐसे लेंथ, अलॉन्ग द लेंथ, हाँ वर्टिकल काटना, हॉरिजॉन्टल काटेंगे तो क्या होगा, ट्रांसफर सेक्शन होगा, सही है। अच्छा, ये ट्रांसफर सेक्शन समझने से पहले समझना कि इस रूट्स में बहुत सारे रूट्स हेयर्स होते हैं। क्या मौजूद होते हैं, रूट्स हेयर। जैसे इस रूट में देखें तो इस तरह रूट्स हेयर्स निकले हुए होते हैं, जो क्या कर रहे होते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ा रहे होते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा रहे होते हैं। इन रूट हेयर्स को भी देखेंगे, रूट हेयर्स क्या होते हैं। अच्छा देखो, सेंटर में मौजूद होते हैं कंडक्टिंग वेसल, वेस्क्यूलर बंडल। क्या मौजूद है सेंटर में, वेस्क्यूलर बंडल, वेस्क्यूलर बंडल। वेस्क्यूलर बंडल में जाइलम भी आ जाते हैं और फ्लूइम भी आ जाते हैं, सही। अभी हमें जाइलम को पढ़ना है इसलिए समझ लेते हैं ये जाइलम है, सही। जाइलम के बाहर, जब वेस्क्यूलर बंडल के बाहर कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं पेरीसाइकिलर सेल्स, और ये बनाते हैं एक लेयर ऑफ सेल जिसको बोलते हैं पेरीसाइकिल। क्या बोलते हैं, पेरीसाइकिल। इन सेल्स को क्या कहते हैं, पेरीसाइकिल। एंड में करेंगे लेबलिंग, सही है। पेरीसाइकिल के बाहर कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस। ब्लू से जो मैंने बनाया ये क्या है, एंडोडर्मिस के सेल्स। अच्छा, एंडोडर्मिस के बाहर जो सेल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं,
कॉर्टेक्स के सेल्स, कॉर्टिकुलर सेल्स या फिर इस पूरी लेयर को बोलते हैं कॉर्टेक्स। सही, कॉर्टेक्स हमारे पास मल्टी लेयर होता है। सही, ये आ गया कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स के बाहर कुछ सेल्स होते हैं जिनको क्या कहते हैं, एपिडर्मल सेल्स, और ये बनाते हैं एक लेयर जिसको बोलते हैं एपिडर्मिस। अब देखो, ये है एक रूट का कट सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन, यानी हमने रूट को हॉरिजॉन्टली कट किया और इस तरह से मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूँ। सही है। सबसे बाहर जो सेल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एपिडर्मल सेल्स, और ये एक लेयर बनाते हैं रूट में जिसको बोलते हैं एपिडर्मिस। बात समझ में आई? अच्छा, एपिडर्मिस कवर कर रही होती है पूरे रूट को। अब हमें पता है रूट में क्या निकले हुए होते हैं, रूट हेयर्स। तो ये रूट हेयर्स कुछ नहीं होते हैं, बस ये एपिडर्मल सेल्स की एक्सटेंशन होते हैं। मतलब ये एपिडर्मल सेल्स इस तरह से एक्सटेंड हुए होते हैं और एक्सटेंड होने की वजह से क्या बना लेते हैं, रूट हेयर्स। ये एपिडर्मल सेल्स की एक्सटेंशन को हम क्या कहते हैं, रूट हेयर्स कहते हैं। समझ आ गई बात? एपिडर्मल सेल्स एक्सटेंड इसलिए होते हैं कि पहले ये वाटर को सिर्फ यहाँ से एब्जॉर्ब कर पा देते हैं, अब सिर्फ ये वाटर को हर डायरेक्शन से एब्जॉर्ब करेंगे। आई बात समझ में? ये काम होता है किनका, रूट हेयर्स का, या फिर एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स। तो रूट हेयर्स क्या होते हैं, ये रूट हेयर्स हैं, इनके बारे में लिख लेते हैं। ये रूट हेयर्स हैं, और ये रूट हेयर्स ये क्या है, एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल्स के एक्सटेंशन को कहते हैं रूट हेयर्स। आगे बात समझ में? सही है। अब ये वाटर को इन सब जगह से, ये इसका पार्ट नहीं है, मैं वाटर की एब्जॉर्प्शन से बता देता हूँ। सही है, ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को। इसके अंदर जो सेल्स हैं जो ग्रीन से बने हुए हैं, ये कौन से सेल्स हैं, कॉर्टिकुलर सेल्स, या फिर इस लेयर को इस पूरी ग्रीन लेयर को क्या बोलते हैं हम, कॉर्टेक्स कहते हैं। सही है। ब्लू से जो मैंने बनाया है ये कौन से सेल्स हैं, एंडोडर्मिस सेल, एंडोडर्मल सेल्स, और ये एक लेयर बनाते हैं जिसको क्या कहते हैं हम, एंडोडर्मिस। और जो ब्लैक से बनाया है वो क्या है, पेरीसाइकुलर सेल्स, और ये जो लेयर बनाते हैं इस लेयर को क्या कहते हैं, पेरीसाइकिल। सही है। और सेंटर में जो मौजूद है वो वेस्कुलर बंडल्स हैं, और वेस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम होता है। सही है। बाहर की तरफ फ्लोएम होते हैं, अंदर की तरफ बीच में जाइलम होते हैं, बीच में जाइलम होते हैं और बाहर की तरफ क्या होते हैं, फ्लोएम होते हैं। सही है। अब देखो, अब हमें अपटेक करना है किसका, वाटर का और मिनरल का, जाइलम के अंदर, वेस्कुलर बंडल के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पे 3 पाथवेज होते हैं अपटेक करने के लिए। सबसे पहला पाथवे ये होता है कि यहाँ पे सेल के अंदर वाटर आ जाए और ये वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर आ गए, इससे दूसरे सेल में चले जाए। सही है। डिफ्यूजन के जरिए उससे दूसरे सेल में चले जाए, तीसरे सेल में, इस तरह ये करते करते कहाँ पहुँच जाए, जाइलम में पहुँच जाए। सही है। सेल टू सेल मूवमेंट इसको कहते हैं। सही है। इसको क्या कहते हैं, सेल टू सेल मूवमेंट या फिर साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट। ऊपर का थोड़ा सा पार्ट मिटा दूँ, बताता हूँ मैं, एक मिनट। सबसे अच्छा, अपटेक ऑफ वाटर बाय रूट्स के 3 हमारे पास क्या हैं, प्रोसेसेस हैं, 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है सेल टू सेल पाथवे, या फिर साइटोप्लाज्मिक पाथवे भी बोलते हैं इसको, सेल टू सेल पाथवे। देखो, इसमें होता ये कि प्लांट सेल के अंदर तुम लोगों को पता है वैक्यूल होता है। होता ये कि सेल के अंदर वाटर आता है, सेल के अंदर वाटर आया एपिडर्मल सेल के अंदर, उसके वैक्यूल के अंदर गया, फिर उसके वैक्यूल के अंदर से निकल के दूसरे सेल में डिफ्यूज़ हो गया। सही है। सेल मेम्ब्रेन से होते हुए, सेल वॉल से होते हुए डिफ्यूज़ हो गया। फिर ये वाटर कहाँ चला गया, दूसरे सेल में डिफ्यूज़ हो गया। ये वाटर इस सेल में डिफ्यूज़ हो गया, ये इस सेल में डिफ्यूज़ हो गया, ये इस सेल में डिफ्यूज़ हो गया। इस तरह करते करते ये डिफ्यूजन के ज़रिए कहाँ पहुँच जाते हैं, कहाँ पहुँच जाते हैं, जाइलम में पहुँच जाते हैं। समझ आई बात? तो एक सेल के अंदर जाते हैं, फिर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके दूसरे सेल के अंदर जाते हैं, फिर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके तीसरे सेल में जाते हैं। इस तरह करते करते अल्टीमेटली कहाँ पहुँच जाते हैं, जाइलम में पहुँच जाते हैं। सही है। दूसरा पाथवे जिसको हम कहते हैं एपोप्लास्ट पाथवे, एपोप्लास्ट पाथवे क्या होता है कि देखो, हमें पता है कि जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो वाटर से परमिएबल होती है। सही है। वाटर को वो अलाउ करती है मूव होने के लिए, और वो एक प्रोसेस करती है, इसका नाम है एड्जॉर्प्शन या इम्बिबिशन।
पढ़ा है इम्बिबिशन या एड्सॉर्प्शन? तो एपोप्लास्ट पाथवे में यही इम्बिबिशन होती है या इम्बाइबिशन कह सकते हैं इसको। सही, इम्बिबिशन क्या है? एडसॉर्प्शन ऑफ वाटर इन सेल वॉल। सेल वॉल में वाटर के एब्जॉर्ब होने को क्या कहते हैं? इम्बिबिशन कहते हैं। किसी भी चीज़ में कहते हैं, मगर हम सेल वॉल की बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए सही है। तो सेल वॉल में वाटर की एड्सॉर्प्शन को क्या कहते हैं? इम्बिबिशन। एड्सॉर्प्शन का यहाँ पे वर्ड है, एब्जॉर्प्शन नहीं बल्कि एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन किसको कहते हैं? अगर सरफेस पे सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब हो, और अगर पूरे अंदर तक वाटर चले जाए तो उसको क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। तो सेल वॉल में सिर्फ ऊपर, सेल वॉल के अंदर, सेल के अंदर नहीं जाता है वाटर, सिर्फ सेल में एब्जॉर्ब होता है वाटर। एब्जॉर्ब नहीं होता है बल्कि एब्जॉर्ब होता है, यानी ये सेल है, सही है, इसके ऊपर सेल वॉल है, ये क्या है? सेल वॉल, और बीच में सेल है। तो वाटर सिर्फ कहाँ पे आता है? सेल में आता है, सेल वॉल में आता है, सेल के अंदर नहीं जाता है, यानी सेल की सिर्फ आउटर सरफेस पे एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब नहीं होता है। सही है, समझ में आ गई बात? तो अब होता क्या है, देखो वाटर मॉलिक्यूल आता है, और वाटर मॉलिक्यूल इस सेल वॉल से होता हुआ, इसके सेल वॉल से होता हुआ, इस तरीके से सेल वॉल से होता हुआ कहाँ पहुँच जाता है? वेस्कुलर बंडल में पहुँच जाता है। सेल वॉल से घूमते घूमते कहाँ पहुँच जाते हैं? वेस्कुलर बंडल। समझ आई बात? मतलब इस प्लांट के सेल वॉल पे आया वाटर मॉलिक्यूल, और इस प्लांट के सेल वॉल से इस ग्रीन प्लांट के सेल वॉल में ट्रांसफ़र हो गया, और फिर इस प्लांट के सेल वॉल में ट्रांसफ़र हो गया, और फिर इस तरह सेल वॉल में घूमते घूमते ये कहाँ पहुँच जाते हैं? इस तरह वेस्कुलर बंडल में पहुँच जाता है। आई बात समझ में? सही, सेल वॉल, इसको क्या कहते हैं? एपोप्लास्ट पाथवे। इसमें क्या होता है? सेल वॉल में इम्बिबिशन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। थर्ड पाथवे इज सिम्प्लास्ट पाथवे। थर्ड पाथवे इज सिम्प्लास्ट पाथवे। सिम्प्लास्ट पाथवे में किसके जरिए मूवमेंट होती है? प्लाज्मोडेसिमेटा। हमें पता है प्लांट के सेल जो होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू प्लाज्मोडेसिमेटा। सही, आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू प्लाज्मोडेसिमेटा। तो इस प्लाज्मोडेसिमेटा से जो मूवमेंट होती है उस मूवमेंट को क्या कहते हैं? सिम्प्लास्ट पाथवे। यानी इस प्लांट के सेल आपस में कनेक्टेड होते हैं बाय मींस ऑफ प्लाज्मोडेसिमेटा। तो वाटर यहाँ पे आए एपिडर्मल सेल में, और फिर प्लाज्मोडेसिमेटा से कॉर्टिकल सेल से होते हुए, एंडोडर्मिस से होते हुए कहाँ चले जाए? वेस्कुलर बंडल के अंदर चले जाए। इस पाथवे को क्या कहते हैं? सिम्प्लास्ट पाथवे। सही है। और सिम्प्लास्ट पाथवे के बारे में एक एमसीक्यूज भी आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पाथवे विच कैन नॉट बी स्टॉप, या विच इज़ नॉट स्टॉप एट एनी स्टेप। सही है, तो लिख लेते हैं पहले। इट इज़ अ पाथवे ऑफ अपटेक ऑफ वाटर which do not stop at any point। एक एमसीक्यूज आया था इसलिए पॉइंट लिख दिया ताकि वो एमसीक्यूज तुम से सॉल्व हो जाए, अगर आ गया रिपीट हो गया तो। अब देखो ये जो एंडोडर्मल सेल्स हैं, इन एंडोडर्मल की सेल में डिपॉजिट होता है एक लिपिड। एंडोडर्मल सेल्स में क्या डिपॉजिट होता है? सेल वॉल में। एंडोडर्मल सेल्स के सेल वॉल में क्या डिपॉजिट हो जाता है? लिपिड डिपॉजिट हो जाता है। सही, क्या डिपॉजिट होता है? लिपिड, वैक्स डिपॉजिट हो जाता है। तो एंडोडर्मल सेल्स की सेल वॉल में, एंडोडर्मल की सेल वॉल में वैक्स डिपॉजिट हो जाता है और बनाता है वैक्सी बेल्ट। इस वैक्सी बेल्ट को हम क्या कहते हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप। सही है, जितने भी एंडोडर्मिस के सेल हैं सबके सेल वॉल में इस तरीके से पूरे सेल वॉल में होते हैं, मगर मैंने सिर्फ एक तरफ बना दिया। सबके सेल वॉल में क्या चीज़ डिपॉजिट हो जाती है? एंडोडर्मल सेल्स में, एंडोडर्मल सेल के सेल वॉल में क्या डिपॉजिट हो जाता है? वैक्स डिपॉजिट हो जाता है, एक लिपिड डिपॉजिट हो जाता है जिसको हम कहते हैं वैक्सी बेल्ट। सही, क्योंकि ये सारे सेल्स में डिपॉजिट होता है तो एक बेल्ट की तरह बना लेता है ये, जिसको हम वैक्सी बेल्ट या फिर क्या कहते हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप। सही है, तो इस वजह से एंडोडर्मिस मतलब कॉर्टेक्स तक तो आ गया वाटर सेल टू सेल मूवमेंट करके, यहाँ से सेल टू सेल मूवमेंट करके, मगर इस कैस्पेरियन स्ट्रिप या फिर वैक्सी बेल्ट की वजह से ये आगे नहीं जा सकेगा। सही है, इस तरह ये जो एपोप्लास्ट पाथवे था ये सेल कहाँ से मूव करता था? एपोप्लास्ट पाथवे सेल वॉल से वाटर मूव कर रहे हैं, मगर यहाँ वैक्सी बेल्ट में आगे क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। मगर सिम्प्लास्ट पाथवे स्टॉप नहीं होते क्योंकि ये वैक्सी बेल्ट के बावजूद भी सेल आपस में क्या होते हैं? प्लाज्मोडेसिमेटा के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो वैक्सी बेल्ट पूरा डिपॉजिट नहीं होते बल्कि प्लाज्मोडेसिमेटा के लेवल पे इसकी डिपोजिशन नहीं होती है। बात समझ में आई? तो प्लाज्मोडेसिमेटा के लेवल पे जब इसकी डिपोजिशन नहीं हो रही है तो मतलब प्लाज्मोडेसिमेटा से वाटर हमेशा पास होगा। सही, और प्लाज्मोडेसिमेटा से अगर वाटर पास होगा तो क्या कहते हैं उसको? सिम्प्लास्ट पाथवे। मतलब जो वाटर डिफ्यूज़ होते आ रहा था सेल टू सेल पाथवे के थ्रू,
ये रहा सेल टू सेल पाथवे के थ्रू, वो भी एट द एंड कॉर्टिकुलर सेल से एंडोडर्मिस में कैसे एंटर होगा, सिम्प्लास्ट पाथवे के जरिए, प्लाज्मोडेसिमेटा के जरिए होगा। जो सेल वॉल से होता हुआ आ रहा था, यहाँ से सेल वॉल से होता हुआ आ रहा था, ये भी जब इसका सामना करना पड़ेगा कैस्पेरियन स्ट्रिप का, तो ये सेल के अंदर एंटर हो जाएगा और सिम्प्लास्ट पाथवे को फॉलो करेगा, यानी कहाँ से जाएगा, प्लाज्मोडेसिमेटा से जाएगा। तो एट द एंड सिम्प्लास्ट पाथवे इज द पाथवे विच डू नॉट स्टॉप एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे स्टॉप नहीं होता है, मगर वैक्सी बेल्ट के पॉइंट पे या कैस्पेरियन स्ट्रिप के पॉइंट पे सेल टू सेल पाथवे और एपोप्लास्ट पाथवे दोनों क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। एसेंट ऑफ सेप, असेंट ऑफ सेप पढ़ते हैं। सही, असेंट ऑफ सेप। अब देखो हमने पढ़ लिया कि जाइलम के अंदर किस तरह वाटर आता है, वाटर अपटेक ऑफ जाइलम हमने पढ़ लिया। अब हमें क्या पढ़ना है कि वाटर जाइलम से यानी रूट से लीव्स तक कैसे जाता है। सही है, जाइलम वाटर जाइलम से लीव्स तक कैसे जाता है। तो देखो मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, मांग लेती ना। नहीं, याद नहीं कर। सही, ये मैंने जाइलम बना दिया। सही, जाइलम के अंदर वाटर आ गया था। अब जाइलम से वाटर ऊपर किस तरह जाता है, जाइलम से वाटर ऊपर किस तरह जाता है देखते हैं। जाइलम के से वाटर ऊपर इस तरह जाता है, इसको हम थ्योरी से पढ़ते हैं। इस थ्योरी को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी, या फिर इसी थ्योरी को हम कहते हैं अडहेजन, कोहेजन, टेंशन थ्योरी। देखो बहुत आसान है इसको समझना। सही है, देखो होता ये है कि वाटर मिसाल के तौर पे यहाँ ये देखो, यहाँ पे ये मीजोफिल सेल्स हैं जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, और साथ में यहाँ पे मौजूद है कुछ गार्ड सेल्स। क्या मौजूद हैं, गार्ड सेल याद है ना, जो क्या कर रहे हैं, ट्रांसपायरेशन कर रहे हैं। देखो वाटर जाइलम से आया, ये ट्रांसपायरेशन के थ्रू कहाँ हो गया, कहाँ निकल गया, बाहर निकल गया। जब वाटर ट्रांसपायरेशन के थ्रू बाहर निकल गया तो ये यहाँ पे वाटर की, इस सेल में वाटर की क्या हो गई, डेफिशिएंसी हो गई। सेल, इस वाटर की सेल की डेफिशिएंसी पूरी कौन करेगा, ये सेल करेगा। सही है, और इसकी वाटर की डेफिशिएंसी पूरा कौन करेगा, ये जाइलम में मौजूद वाटर। सही है, जाइलम में मौजूद वाटर कर दिया। अब जाइलम के इस पार्ट में वाटर क्या हो गया, खत्म हो गया। अब यहाँ की वाटर की डेफिशिएंसी कौन पूरी करेगा, इस पार्ट का वाटर। तो वाटर यहाँ से आगे मूव कर जाएगा। अब यहाँ पे जब वाटर आगे मूव कर गया, इस पार्ट में क्या हो गई, जाइलम की डेफिशिएंसी हो गई। इस पार्ट की डेफिशिएंसी पूरी करेगा जाइलम का इस पार्ट का। अब इस पार्ट में डेफिशिएंसी हो गई, इस पार्ट की पूरी करेगा पीछे वाला जाइलम। सही, इस तरह करते करते अल्टीमेटली होगा कि मेन स्टेम में यहाँ से वाटर क्या होगा, मेन स्टेम से वाटर, यहाँ से मेन स्टेम से वाटर क्या हो जाएगा, सक हो जाएगा। सही, अल्टीमेटली सब की वाटर की रिप्लेसमेंट करते करते मेन स्टेम से सक होगा। अब मेन स्टेम से कितनी सारी वो निकल रही होंगी ब्रांचेज, और कितने सारे लीव्स निकल रहे होंगे, और हर लीव क्या कर रहा होगा, वाटर को अट्रैक्ट कर रहा होगा। ऐसे ही है ना, हर लीव वाटर को अट्रैक्ट कर रहा होगा। इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से इस रूट के अंदर क्या डेवलप हो जाएगा, टेंशन डेवलप हो जाएगा। क्या डेवलप हो जाएगा, टेंशन। और ये टेंशन क्या करेगा, ये टेंशन ट्रैवल करेगा नीचे तक, और उसकी वजह से यहाँ पे रूट में टेंशन डेवलप हो जाएगा, और इसी टेंशन की वजह से वाटर कहाँ आएगा, अंदर आएगा। और यहाँ पे भी एक टेंशन होगी। सही, क्योंकि मुसलसल वाटर ये अट्रैक्ट कर रहे हैं सारे लीव्स, इसलिए यहाँ पे वाटर की क्या होगी, अट्रैक्टिव फोर्स होगी। अट्रैक्शन की वजह से टेंशन बन जाएगी। सही है, पुलिंग फोर्स की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगी, टेंशन बन जाएगी। इस टेंशन की वजह से रूट से वाटर कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। बात समझ में आई। सही है, तो सिंपली समझने का तरीका ये है कि वाटर यहाँ से रिमूव होगा। सही है, इस वाटर रिमूव होने की वजह से सेल के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी होगी। इस डेफिशिएंसी को पूरा करेगा इसके बराबर वाला सेल, अल्टीमेटली जाइलम पूरा करेगा। जब जाइलम पूरा करेगा, जाइलम के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो इससे पीछे जाइलम का जो पार्ट है वो इसकी डेफिशिएंसी पूरी करेगा, खुद डेफिशिएंट हो जाएगा। सही है, तो इसकी डेफिशिएंसी पीछे वाला पूरा करेगा। इस तरह पुल करते रहेंगे सब वाटर को, एक एक सेल से पुल करते रहेंगे, करते करते अल्टीमेटली वाटर कहाँ से पुल हो जाएगा, रूट से पुल हो जाएगा, रूट के अंदर नया वाटर आ जाएगा। सही, समझ में आई बात। अच्छा, ये पॉसिबल है वाटर की दो प्रॉपर्टी की वजह से, दैट इज अडहेजन एंड कोहेजन। सही है, हाँ, अडहेसिव फोर्स कहते हैं। अडहेसिव फोर्स इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द
सरफेस ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, और यहाँ पे क्या है, जाइलम है वो सरफेस, सही है। और कोहेसिव फोर्स किसको कहते हैं, दो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स। तो यहाँ पे देखो कोहेसिव फोर्स, देखो सॉरी एडहेसिव फोर्स नहीं, कोहेसिव फोर्स। देखो वाटर सारे एक दूसरे से क्या थे, अटैच थे, किसकी वजह से, कोहेसिव फोर्स की वजह से। तो जैसे ही ये हुआ कि वाटर यहाँ से क्या हुआ, रिमूव हुआ, सही। जब एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ तो इस सेल में वाटर की कमी हो गई, तो इससे क्या किया, यहाँ से वाटर को अट्रैक्ट कर लिया। और दो वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन क्या कहलाती है, कोहेसिव फोर्स। जब ये वाटर मॉलिक्यूल आगे बढ़ा तो इसने जाइलम से वाटर को अट्रैक्ट कर लिया कोहेसिव फोर्स की वजह से। और जाइलम में जब वाटर आगे मूव करता जा रहा है तो पीछे वाले वाटर को क्या करते जा रहे हैं, अट्रैक्ट करते जा रहे हैं कोहेसिव फोर्स की वजह से, सही है। और अगर कोई ये पूछे कि ये जो वाटर है ये वापस नीचे की तरफ क्यों नहीं जाता है, तो वापस नीचे की तरफ ना जाने की दो वजह है। पहली वजह तो बहुत सिंपल है कि जो वाटर होता है ये जाइलम की वॉल के साथ अडहेयर हुआ होता है, अडहेसिव फोर्स की वजह से, सही। अडहेजन की वजह से क्या हुआ होता है, अडहेयर हुआ होता है, चिपका हुआ होता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरता नहीं है। दूसरा जवाब ये कि नीचे मुसलसल वाटर अंदर आ रहा होता है रूट के अंदर, तो रूट के अंदर एक प्रेशर डेवलप हो जाता है, इसको बोलते हैं रूट प्रेशर, सही। उस रूट प्रेशर की वजह से भी वाटर नीचे नहीं आ पाता है। तो ये दो वजह है, अडहेसिव फोर्स की वजह से, अडहेजन की वजह से, और रूट प्रेशर की वजह से वाटर नीचे नहीं आ पाता है। फ्लूइड ट्रांसलोकेशन, सही। फ्लूइड ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन किसको कहते हैं, फ्लूइड ट्रांसलोकेशन मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम सोर्स टू सिंक, इसीलिए हम ट्रांसलोकेशन, फ्लूइड ट्रांसलोकेशन को सोर्स टू सिंक मूवमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सोर्स टू सिंक मूवमेंट, सही है, सोर्स टू सिंक मूवमेंट भी कहते हैं। अच्छा, सोर्स टू सिंक मूवमेंट का क्या मतलब है, सोर्स का मतलब है वो जो ज़रूरत से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर रहा है, जो ज़रूरत से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर रहा है, जो ज़रूरत से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा उसके पास कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो जाएंगे क्योंकि अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कर रहा है, सही है। और सिंक किसको बोलते हैं, जो या तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है या फिर फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो ज़रूरत से कम कर रहा है, इसकी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है, मतलब इसको और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट चाहिए, सही है। तो सिंक किसको कहते हैं, जो ज़रूरत से कम फोटोसिंथेसिस कर रहा है। और सोर्स किसको बोलते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर रहा है, सही है। तो अब जो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर रहा है उसके ज़्यादा प्रोडक्ट्स है, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, और जो कम कर रहा है उसके कम है ज़रूरत से, सही है। तो इसको और चाहिए इसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए, उसके बच रहे हैं, तो ये सोर्स क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देता है सिंक को। सोर्स हमेशा क्या होते हैं, ज़्यादातर केसेस में, कभी कुछ और भी हो सकते हैं मगर ज़्यादातर केसेस में क्या होते हैं, लीव्स होते हैं। और सिंक डेवलपिंग टिश्यू या डेवलपिंग रूट्स, डेवलपिंग स्टेम्स, डेवलपिंग लीव्स, कुछ भी डेवलपिंग, कोई भी डेवलपिंग स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, सही, कोई भी डेवलपिंग स्ट्रक्चर हो सकता है कि अभी तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है, पहले डेवलप तो हो जाए फिर फोटोसिंथेसिस शुरू करेगा। या फिर फ्रूट हो सकते हैं, सही है। या फिर स्टोरेज के लिए, अब देखो प्लांट में किसी को भी और ज़रूरत नहीं है, अब जो एक्स्ट्रा बचा उसको कहाँ स्टोर कर देंगे हम, रूट में स्टोर कर देंगे, तो रूट भी हो सकता है सिंक। अच्छा, अब प्लांट फोटोसिंथेसिस थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दिया मिसाल के तौर पे रात को, अब उसको चाहिए ग्लूकोज, अब उसको ग्लूकोज चाहिए, इसने रूट में क्या किया था, स्टोर किया था, अब रूट से निकलेगा और जिसको इसको चाहिए उसको जाएगा। तो रूट इस केस में सोर्स भी हो सकता है, मगर कॉमनली रूट क्या होगा, सिंक होगा, मगर रूट सोर्स भी बन सकता है। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही है, सही है। तो हमेशा फ्लूइड ट्रांसलोकेशन किस डायरेक्शन में होती है, सोर्स से सिंक की तरफ, सही है, सोर्स से सिंक की तरफ। सोर्स मैंने बता दिया जिसके पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, और सिंक जिसके पास ज़रूरत से कम प्रोडक्ट है, सही है, उसको सिंक कहते हैं। अब ये मूवमेंट होती कैसे है, अच्छा सबसे पहले वेस्कुलर बंडल बना लेते हैं, वेस्कुलर बंडल में एक फ्लोएम बना लेते हैं और एक जाइलम बना लेते हैं, एक क्या बना लेते हैं, जाइलम। हमें पता है जाइलम सेंटर में होता है और सराउंड होता है किससे, फ्लोएम से, सही, यही एक जाइलम होता है, किससे सराउंड हुआ होता है, फ्लोएम से सराउंड हुआ होता है, सही है। अच्छा, ये जाइलम बनते हैं वेसल्स से या ट्रैकिड्स से, और फ्लोएम किससे बनते हैं, सीव ट्यूब से। इसमें सेल्स होते हैं कुछ जिनको बोलते हैं सीव सेल्स, सही है। तो सीव सेल्स बना लेते हैं, इस तरीके के सीव सेल्स होते हैं, और इनको सीव सेल्स कहने की बुनियादी वजह क्या है, क्योंकि इनमें इस तरह सीव बना होता है। सीव पता है ना किसको बोलते हैं, सीव किसको बोलते हैं, हाँ छलनी को बोलते हैं सीव, सही है। तो इस तरह से सीव लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये दो सीव सेल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, किससे, सीव से, हाँ परफोरेशन स्पोर्स से कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए इसको सीव ट्यूब कहते हैं। अब ये सीव ट्यूब है, ये जाइलम है, सही है। अब देखो हमेशा एक सीव ट्यूब या सीव एलिमेंट कनेक्टेड होता है किसके ज़रिए, एक कंपेनियन सेल के ज़रिए, किसके ज़रिए कनेक्ट होते हैं, कंपेनियन सेल के ज़रिए। दिस इज़ फ्लोएम, ये क्या है, फ्लोएम है, ये फ्लोएम है, सही है।
अच्छा मैं इसको मिटा रहा हूँ, सही है, इसको मैं मिटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर लिख दूंगा दोबारा। अच्छा तो ये क्या है, कंपेनियन सेल है। हमेशा फ्लोएम के एक सेल, एक सी एलिमेंट के साथ एक कंपेनियन सेल होता है। क्या होता है, कंपेनियन सेल। कंपेनियन किसको बोलते हैं, साथी को बोलते हैं, साथी को बोलते हैं। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे उनको भी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपेनियंस, या फिर उर्दू में असहाब, सही है। तो कंपेनियन कहते हैं साथी को। और ये क्या है हमारे पास, ये सीव एलिमेंट है या फिर सीव ट्यूब कह दो इसको, और ये सारे सीव एलिमेंट मिलके एक फ्लोएम बना रहे हैं, सही है। अच्छा तो एक सीव एलिमेंट के साथ एक कंपेनियन सेल होता है। अच्छा और कंपेनियन सेल के बराबर में एक सेल ले लेते हैं, ये है हमारे पास सोर्स सेल, ये ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर रहा है, लीफ का सेल है, सही। ये क्या है हमारे पास, सोर्स सेल, सोर्स सेल, सही है। अच्छा ये सोर्स सेल है और ये वो सेल है। अच्छा ये एक और सीव ट्यूब आ गया, ये उसके साथ एक कंपेनियन सेल आ गया, और ये हमारे पास आ गया, ये ब्लू से बनाता हूँ, ये हमारे पास सिंक सेल है, मतलब इसको ज़रूरत है। ये सिंक सेल कुछ भी हो सकता है, सही है। अब ये सोर्स सेल है, ये ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर रहा है। ये सिंक सेल है, मिसाल के तौर पे ये रूट का सेल है, इसको ये फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं रहा है, इसको बाहर ही से चाहिए क्योंकि इसको सनलाइट मिल ही नहीं रही है, सही है। तो ये सोर्स सेल है और ये सिंक सेल है। सोर्स से सिंक तक पहुँचाना है, कैसे पहुँचाएंगे, फ्लोएम के जरिए पहुँचाएंगे। मगर फ्लोएम में पहुँचाने से पहले क्या करना होगा, यहाँ पर बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट हैं और इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज हैं। किस फॉर्म में, सक्रोज के फॉर्म में। अब मुझे बताओ सक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट क्यों करते हैं, क्योंकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। बाकी सारे कौन से शुगर हैं, रिड्यूसिंग शुगर हैं। बाकी सारे रिड्यूसिंग शुगर है, सारे मोनोसेक्राइड्स, और दो जो डायसेक्राइड है माल्टोज और लैक्टोज, दोनों क्या है, रिड्यूसिंग शुगर। ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं करेगा, सही है। अगर यहाँ पे ग्लूकोज होता तो ग्लूकोज हो सकता है रास्ते में रिएक्शन के ग्लूकोनिक एसिड बना लेता, सही। रिड्यूसिंग शुगर खुद ऑक्सीडाइज होता है, सही। और ग्लूकोज एल्डिहाइडिक ग्रुप है, और एल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल। तो वो ग्लूकोनिक एसिड बना लेगा, सही है। तो इसलिए यहाँ पे सक्रोज लेते हैं हम, सही है। अगर माल्टोज लेते तो वो मैलिक एसिड बना लेता ऑक्सीडाइज होके, सही है। समझ आ गई बात। तो इसलिए सक्रोज लेते हैं हम। अब ये सक्रोज आएगा कंपेनियन सेल में, और कंपेनियन सेल में कहाँ से आ जाएगा, सीफ एलिमेंट से आ जाएगा, या फिर फ्लोएम में आ जाएगा, सही। कहाँ आ जाएगा, फ्लोएम में। दिस वन इज फ्लोएम, सही, फ्लोएम में आ जाएगा। अब इस प्रोसेस को हम कहते हैं, ये जो प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्लोएम लोडिंग। ये पूरा प्रोसेस कहलाता है फ्लोएम लोडिंग, और ये एक एक्टिव प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस। इसमें एनर्जी लगती है हमारी, इसमें क्या लगती है, एनर्जी लगती है। अब एनर्जी पता है क्यों लग रही है, अच्छा एनर्जी कौन से प्रोसेस में लगेगी मुझे बताओ, सोर्स सेल से कंपेनियन सेल में आने में, या कंपेनियन सेल से सीव एलिमेंट में आने में, फ्लोएम में आने में। सोर्स सेल से कंपेनियन सेल्स में आने में क्या लगती है, एनर्जी लगती है। कंपेनियन सेल में बहुत सारे सक्रोज पहले ही से होते हैं, इसमें और सक्रोज डालने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। मगर फ्लोएम में जो सक्रोज जाता है वो फ़ौरन वहाँ से निकल जाता है, और यहाँ पे हमेशा डेफिशिएंसी रहती है, सही। हमेशा ही रोते रहता है कि मेरे पास नहीं है सक्रोज, सही। जो आता है क्या हो जाता है, नीचे चले, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। इसलिए ये जो मूवमेंट है ये पैसिव है, और ये मूवमेंट एक्टिव है। मगर तुमसे ये नहीं पूछेंगे, तुमसे ओवरऑल पूछा जाएगा कि बताओ फ्लोएम लोडिंग कौन सा प्रोसेस है। क्योंकि फ्लोएम लोडिंग में एक प्रोसेस ऐसा है जिसमें एक्टिविटी एनर्जी लग रही है, तो हम कहेंगे पूरा फ्लोएम लोडिंग क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस, क्योंकि हमारी एनर्जी लग गई ना, इसमें एनर्जी खर्च हो गई फ्लोएम लोडिंग में, यानी फ्लोएम लोडिंग क्या है, एक्टिव प्रोसेस है, सही है। अब ये यहाँ पे आ गया कौन, सक्रोज। सक्रोज तो यहाँ पे आ गया, मूव कैसे करेगा ये, देखो जब सक्रोज फ्लोएम के अंदर आया तो फ्लोएम के अंदर सॉल्यूट पोटेंशियल क्या हो गई, ज़्यादा, वाटर पोटेंशियल कम। जाइलम के अंदर वाटर पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है वाटर पोटेंशियल। तो जाइलम के अंदर वाटर पोटेंशियल हाई है, इसके अंदर वाटर पोटेंशियल लो है। लो इसलिए हुई क्योंकि सक्रोज इसके अंदर आ गया, इसके अंदर वाटर पोटेंशियल लो है। तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करता है, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, यानी जगह जाइलम से फ्लोएम के अंदर मूव करेगा। दिस इज जाइलम, ये जाइलम। जाइलम से कहाँ मूव करेगा वाटर, फ्लोएम में मूव करेगा। उस वक्त तक मूव करेगा जब तक फ्लोएम के अंदर कंसंट्रेशन मेंटेन ना हो जाए। मगर फ्लोएम के अंदर कभी कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं होगी, वो हम बाद में एंड में डिस्कस करेंगे। अब वाटर यहाँ से यहाँ मूव करेगा फ्लोएम के अंदर, फ्लोएम के अंदर बहुत सारा वाटर आएगा, तो यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट हो जाएगा। इस प्रेशर की वजह से ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन कहाँ मूव करेगा, सिंक सेल तक, सही है। तो इस प्रेशर की वजह से ये पूरा सिंक सेल तक मूव करेगा। जब ये सॉल्यूशन सिंक सेल में पहुँचेगा जिसमें वाटर भी है और सक्रोज भी है। अब सिंक सेल को तो सक्रोज की ज़रूरत थी, सिंक सेल को किसकी ज़रूरत थी, सक्रोज की ज़रूरत थी। तो सिंक सेल फौरन इसके अंदर सक्रोज क्या करेगा,
कंपेनियन सेल के अंदर जाएगा, फिर कंपेनियन सेल के अंदर से सिंक सेल के अंदर चले जाएगा। बात समझ आई? सिंक सेल के अंदर चले जाएगा। अब ये जो प्रोसेस है ये पैसिव प्रोसेस है, पता है क्यों? क्योंकि सिंक सेल को ज़रूरत थी ग्लूकोज की, तो इसने सारे कंपेनियन सेल ने सारे सक्रोज को अट्रैक्ट करके अपने अंदर ले लिया था। सही, सारे सक्रोज यहाँ पे चले गए, कंपेनियन सेल के अंदर डेफिशिएंसी हो गई थी। अब फ्लेम के अंदर जो सक्रोज आया वो कंपेनियन सेल में गया पैसिवली, और फिर कहाँ चला गया? सिंक सेल में चला गया पैसिवली। सही है, तो ये प्रोसेस कहलाता है फ्लोएम अनलोडिंग। क्या कहलाते हैं? फ्लोएम अनलोडिंग। और ये फ्लोएम अनलोडिंग क्या है? एक पैसिव प्रोसेस है। सही, फ्लोएम अनलोडिंग क्या है? पैसिव प्रोसेस। फ्लोएम लोडिंग एक्टिव प्रोसेस है, फ्लोएम अनलोडिंग पैसिव प्रोसेस है। बात समझ में आ गई? अब देखो, अब यहाँ से सक्रोज निकल के सारा कहाँ चला गया? सिंक सेल में चला गया। जब सिंक सेल में चला गया, सॉल्यूट यहाँ से निकल गया, तो इसका सॉल्यूट पोटेंशियल डाउन हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। वाटर पोटेंशियल इसका हाई हो गया, और इसकी रिजल्ट इसका वाटर पोटेंशियल इतना हाई हो जाएगा, इसका वाटर पोटेंशियल इससे इसका लो हो जाएगा जाइलम का। तो अब वाटर कहाँ मूव करेगा? फ्लोएम से जाइलम की तरफ। सही, फ्लोएम से जाइलम की तरफ मूव करेगा वाटर। सही है, उसके बाद फिर जाइलम ऊपर जाएगा, और फिर जाइलम से वाटर ऊपर जाएगा, और फिर कहाँ एंटर हो जाएगा? दोबारा से फ्लोएम में, फिर दोबारा नीचे आएगा, फिर एंटर हो जाएगा जाइलम में। इस तरह ये मूवमेंट चलती रहेगी। इस तरह ये मूवमेंट इसलिए चलती रहेगी क्योंकि देखो, यहाँ पे सक्रोज आया था, सक्रोज के आने से यहाँ पे सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ गई थी, वाटर पोटेंशियल कम हो गई थी, इसके इसने वाटर को अट्रैक्ट किया था। अब वाटर आया यहाँ पे प्रेशर जनरेट हुआ, वाटर उस सक्रोज को लेके आगे चला गया, मगर यहाँ पे मजीद सक्रोज आ गए। यहाँ पे कौन आ गए? मजीद सक्रोज आ गए, जिसकी वजह से मजीद वाटर यहाँ पे आ गया। जब वो आगे गया, यहाँ पे मजीद सक्रोज आ गए। तो सक्रोज मुसलसल फ्लोएम में आते रहते हैं, इसलिए मुसलसल जाइलम से फ्लोएम में वाटर भी आते रहते हैं। अब ये जो फिनोमिना है जिसके ज़रिए वाटर फ्लोएम में मूव करता है, ये किसकी वजह से मूव कर रहे हैं? प्रेशर की वजह से मूव कर रहे हैं। यहाँ पे वाटर के आने से यहाँ पे प्रेशर जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से ये क्या कर रहे हैं? मूव कर रहा है। इसीलिए इस थ्योरी को बोलते हैं, फ्लोएम ट्रांसलोकेशन को जिस थ्योरी से हम पढ़ते हैं उसको बोलते हैं हम प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। और ये प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस दिया था मंच ने, इसीलिए इसको मंच ने दिया था, इसीलिए इसको मंच हाइपोथेसिस भी कहते हैं। तो ये मंच हाइपोथेसिस भी कहते हैं इसको। क्या पढ़ा रहा था? ब्रेन इज नॉट ब्रेनी। हाँ चलो, अब पढ़ते हैं कार्निवोरस प्लांट। कार्निवोरस प्लांट बहुत छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट का। सही है, कार्निवोरस प्लांट्स किसको कहते हैं? गोश्तखोर प्लांट। अच्छा, जितने भी कार्निवोरस प्लांट होते हैं सारे इंसेक्टिवोरस होते हैं, यानी इंसेक्ट को खाते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट। अच्छा, ये जो कार्निवोरस प्लांट होते हैं, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं या हेटेरोट्रॉफिक होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक। ये पार्शियली ऑटोट्रॉफ होते हैं, पार्शियली ऑटोट्रॉफ्स एंड पार्शियली हेटेरोट्रॉफ। क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। क्या परफॉर्म करते हैं? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। इनको ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं है, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, ग्लूकोज अपना खुद बनाते हैं ये। मगर ये जिस सॉइल में ग्रो करते हैं, दे ग्रो इन अ सॉइल, यस, दे ग्रो इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल। नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल। और सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्लोरोफिल का, क्योंकि पायरोल रिंग में हर पायरोल रिंग में एक नाइट्रोजन होता है। सही, और पायरोल रिंग क्लोरोफिल में मौजूद होती है, इसलिए क्लोरोफिल बगैर नाइट्रोजन के नहीं बन सकता। सही है, इसके अलावा डीएनए बगैर नाइट्रोजन के नहीं बन सकता, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस होती है डीएनए में। सही है, इसके अलावा आरएनए बगैर नाइट्रोजन के नहीं बन सकता, इसलिए प्लांट में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट तो क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल नहीं बनेगा जब तक नाइट्रोजन नहीं होगा। अब ये नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में सर्वाइव कर रहे हैं। अगर ये नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में सर्वाइव कर रहे हैं तो ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के काबिल नहीं है। क्यों काबिल नहीं है? क्योंकि नाइट्रोजन जब तक नहीं होगा क्लोरोफिल नहीं बना सकते ये, और जब तक क्लोरोफिल नहीं बनेगा तब तक फोटोसिंथेसिस हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो इनको क्या करना पड़ता है? अपनी नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए, टू ओवरकम नाइट्रोजन डेफिशिएंसी, ये क्या करते हैं? ये नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए दे ईट इंसेक्ट्स। यस, दे ईट इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स खाते हैं ये,
दे ईट इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के अंदर प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन के अमाइनो एसिड से बनते हैं और अमाइनो एसिड में अमाइन ग्रुप होता है जिसमें नाइट्रोजन होता है, तो वो उसके अंदर से प्रोटीन के अंदर से नाइट्रोजन को निकाल लेते हैं और अपनी नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को पूरी कर लेते हैं। ऑल दो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि कार्निवोरस प्लांट पार्शियली ऑटोट्रॉफ्स हैं, पार्शियली हेटेरोट्रॉफ्स हैं। सही है। अच्छा, इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि सन ड्यू, पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, वाटर ट्रैप, ETC। ये सब क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को ईट करते हैं।